हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल हमने AS 12 में ट्रीटमेंट डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ग्रांट्स का। ठीक है, आज हम जरा आगे केस को कर रहे हैं। हेडिंग मेरे साथ लिखना बेटा, रिफंड ऑफ ग्रांट। रिफंड ऑफ ग्रांट्स लिखना बेटा, हेडिंग लिखो, रिफंड ऑफ ग्रांट्स। रिफंड ऑफ ग्रांट्स। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ, कल हमने गवर्नमेंट ग्रांट्स का मीनिंग किया था और उसमें मैंने आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी कि ग्रांट जो दी जाती है ना बेटा, दैट इज गिवन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। मतलब ग्रांट जो होती है वो बेटा हमेशा कंडीशनल होती है। अब मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट तो दे दी, ठीक है, लेकिन जिस कंडीशन की वजह से, जिस रीजन की वजह से ग्रांट आपको दी गई थी, आपने उस कंडीशन को पूरा नहीं करा। मतलब आपको ग्रांट दी गई थी बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री के सेटअप के लिए, लेकिन आपने फैक्ट्री सेटअप नहीं करी। तो बेटा बताओ, उस ग्रांट का क्या होगा? आपको वो ग्रांट गवर्नमेंट को वापस रिफंड करनी पड़ेगी बेटा। बहुत सिंपल है। पहले मुझे एक बात का जवाब दो बेटा, ग्रांट कितने तरह की थी? दो तरह की ग्रांट थी। मॉनेटरी ग्रांट थी, है ना, और बचे नॉन मॉनेटरी ग्रांट थी। लिखो साथ साथ मेरे, ग्रांट आपके दो तरह की थी, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। बेटा मॉनेटरी ग्रांट तीन तरह की थी। मॉनेटरी ग्रांट तीन तरह की थी। पहली थी रेवेन्यू ग्रांट, जो दी जाती है फॉर मीटिंग अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरी थी ग्रांट फॉर फिक्स्ड असेट्स, जो फिक्स्ड असेट्स खरीदने के लिए दी जाती है। और तीसरी थी ग्रांट इन नेचर ऑफ प्रमोटर्स। तीसरी थी आपकी ग्रांट इन नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, है ना बेटा। ग्रांट आपके तीन तरह की थी, रेवेन्यू ग्रांट, ग्रांट फॉर फिक्स्ड असेट्स एंड ग्रांट इन नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। मेरी एक बात सुनना, बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान से बस। मुझे बेटा एक बात बताओ, रेवेन्यू ग्रांट जब आपको मिली थी, आपने क्या एंट्री बनाई थी? बैंक डेबिट टू पीएल। रेवेन्यू नेचर की है ना, तो पीएल को आपने क्रेडिट किया था। अब वही ग्रांट आपकी रिफंड हो रही है, तो बेटा एंट्री को रिवर्स कर दो। तो बताओ एंट्री क्या बन जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू बैंक। लो बच्चे, आपकी एंट्री बन गई। मैं यहां पर लिख देता हूं, पीएल डेबिट टू बैंक। तो जब आपको ग्रांट मिली थी, एंट्री हुई थी बैंक टू पीएल। अब जब वही ग्रांट रिफंड होगी तो रिवर्स कर दो, पीएल डेबिट टू बैंक। अच्छा, अब एक बात और बताओ, ग्रांट विच इज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। मुझे बताओ, ये वाली ग्रांट जब मिली थी तो आपने करी थी एंट्री बैंक डेबिट टू, क्योंकि कैपिटल नेचर की ग्रांट है तो कैपिटल रिजर्व में जाती है ना, तो बैंक डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब जब वही ग्रांट रिफंड होगी तो बेटा रिवर्स एंट्री, कैपिटल रिजर्व डेबिट टू बैंक। एंट्री बस रिवर्स करनी है और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा एक बात और बता दो, आपको नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिली थी, लैंड मिला था आपको, तो क्या एंट्री बनाई थी? लैंड डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
अब वही जब रिफंड होगी तो कैपिटल रिजर्व डेबिट टू लैंड। लो बेटा, एंट्री को कुछ नहीं करना, बस रिवर्स करना है रिफंड के टाइम पे। चलो अब ये थोड़ा सा बेटा ध्यान से देखना, ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। मुझे एक बार बताओ बेटा, ये वाली ग्रांट विच इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, ये दो तरह की थी अगर आपको याद आए। एक तो थी ग्रांट जो मिली है डेप्रिसिएबल असेट्स के लिए, लिखो ग्रांट फॉर डेप्रिसिएबल असेट्स, और एक थी जो ग्रांट आपको मिली है फॉर नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स, जैसे लैंड के लिए ग्रांट मिली आपको, ग्रांट फॉर नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स। चलो पहले नॉन डेप्रिसिएबल का केस बता दो। नॉन डेप्रिसिएबल के लिए जब आपको ग्रांट मिली थी तो बैंक डेबिट टू कैपिटल रिजर्व किया था। अब जब रिफंड होगी तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। बात समझ आ रही है बेटा? अच्छा, जो ग्रांट मिली है बेटा फॉर डेप्रिसिएबल असेट्स, ध्यान से, उसमें भी बच्चे दो ऑल्टरनेटिव्स थे अगर आपको याद हो। कौन सा? ऑल्टरनेटिव वन, जिसमें ग्रांट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स, और एक था ऑल्टरनेटिव टू जिसमें ग्रांट इज ट्रीटेड एज डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, तो यहां पर लिखो ऑल्टरनेटिव वन क्या था? रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट, और ये था ट्रीटेड एज डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। ट्रीटेड एज डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। बेटा समझ आ रहा है? सुनो, अब मुझे ऑल्टरनेटिव वन में बताना पहले। जब ग्रांट मिली थी आपने एंट्री क्या करी थी? बैंक को तो डेबिट करा था, और फिक्स्ड असेट की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आपने फिक्स्ड असेट अकाउंट को क्रेडिट किया था बेटा। तो अब बताओ, जब रिफंड होगी तो फिक्स्ड असेट की कॉस्ट को बढ़ा दूंगा फिर से, और बैंक को क्रेडिट कर दूंगा बेटा। बात समझ आई? और एक बात याद रखना बेटा, क्योंकि फिक्स्ड असेट की कॉस्ट को आपने बढ़ा दिया है ना, तो अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन जो होगा ना, उसमें भी बेटा क्या आ जाएगा? इंक्रीज आ जाएगा। तो यहां पर लिखना, यहां पर लिखना, सिंस कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स has been increased, therefore amount of depreciation will also increase। तो consequently बेटा amount of depreciation में भी क्या आ जाएगा बेटा? इंक्रीज आ जाएगा। समझ आ रहा है? अच्छा, व्हाट अबाउट ऑल्टरनेटिव टू? ध्यान से मुझे एक बात बताओ, ऑल्टरनेटिव टू में जब आपको ग्रांट मिली थी आपने क्या एंट्री करी थी बेटा? बैंक डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। अब जब रिफंड होगी तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट। अब ये मेरी एक बात सुनना बेटा, ये देखो, ये कर लिया सबने। अब ये देखो ऊपर देखो, जो कल डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट वाला ऑल्टरनेटिव टू किया था ना, उस पे आओ जरा, जो कल किया था। ये देखो बेटा, ये देखो, आप मुझे बताओ, आपको ग्रांट कितने की मिली थी? 6 करोड़ की मिली थी, है ना? मैंने क्या कहा था? 6 करोड़ में से 1 करोड़ 20 लाख विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम, और इनकम है तो कहां चला जाएगा? पीएल में क्रेडिट होगा।
तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट सिर्फ बेटा 6 करोड़ की मिली थी, जिसमें से 1 करोड़ 20 लाख तो पीएल में चला गया ना, तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में तो सिर्फ 4 करोड़ 80 लाख बचा। अब सुनो सुनो सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, जब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में 4 करोड़ 80 लाख बचा, तो डेबिट कितने से करोगे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को? 4 करोड़ 80 लाख से ही करोगे। लेकिन याद रखना, रिफंड 4 करोड़ 80 लाख नहीं हो रहा है बेटा, रिफंड तो पूरा 6 करोड़ हो रहा है। तो डिफरेंस आ रहा है 1 करोड़ 20 लाख का डेबिट में। बताओगे डेबिट किसको करोगे? सोच के बताओ, ये 1 करोड़ 20 लाख कहां पर गया? पीएल में क्रेडिट हो गया ना, तो अब उतने से ही पीएल को क्या कर दो बेटा, डेबिट कर दो। बात समझ आई? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 6 करोड़ नहीं बची थी, 6 में से 1 करोड़ 20 लाख तो पीएल में ट्रांसफर कर दिया था ना, तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट तो 4 करोड़ 80 लाख बची है। तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को आप डेबिट 4 करोड़ 80 लाख से करोगे, बाकी 1 करोड़ 20 लाख से आप पीएल को डेबिट करोगे। और इस मेथड में डेप्रिसिएशन में बेटा कोई चेंज नहीं आता। क्यों? आपने फिक्स्ड असेट की कॉस्ट को ना तो पहले घटाया था, ना अब बढ़ाया, तो नो चेंज इन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में कोई चेंज नहीं आता है बेटा, वो सेम रहेगा। भाई फिक्स्ड असेट की कॉस्ट को तो हमने टच किया ही नहीं ना, तो डेप्रिसिएशन में चेंज कहां से आ जाएगा? ये बताओ बेटा, बात समझ आ गई? तो कुछ नहीं करना बेटा, रिफंड के केस में बस नॉर्मल एंट्री को रिवर्स करना है। तो जब मिली थी, जो एंट्री बनाई थी ना, रिफंड के टाइम पे उस एंट्री को रिवर्स कर देना। तो ये बेटा आपका AS12 है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराना शुरू करता हूं AS12 के। बहुत सिंपल सा AS है बेटा। कर लिया कॉपी सबने? चलो आ जाओ बेटा, क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आज कराऊंगा, बाकी हम कल करेंगे। देखो AS12 बेटा, मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। देखो क्या कह रहा है। Z लिमिटेड परचेज्ड अ फिक्स्ड असेट फॉर 50 लाख, यूजफुल लाइफ है 5 years, with a salvage value of 5 lakh. On purchase of assets, government granted it a grant of 10 lakh. Pass journal entries in the books of the company for the first 2 years. 2 साल की एंट्री बनानी है। If grant amount is deducted from the value of asset. तो बेटा कौन सा ऑल्टरनेटिव है? ऑल्टरनेटिव 1 है बेटा, जिसमें हम ग्रांट को फिक्स्ड असेट की कॉस्ट में से रिड्यूस कर देते हैं। आ जाओ करना शुरू करते हैं बेटा। जर्नल एंट्रीज 2 साल की बनानी है बेटा। पहले आ जाओ फर्स्ट ईयर। देखो, अच्छा मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताओ, आपने फिक्स्ड असेट क्या करे हैं? परचेज। फिक्स्ड असेट जब परचेज करोगे, एंट्री फिक्स्ड असेट डेबिट टू बैंक। बेटा कितने के परचेज करें हैं? पढ़ के बताओ क्वेश्चन। 50 लाख के फिक्स्ड असेट्स आपने परचेज करे हैं। कितने के बेटा? 50 लाख के। तो फिक्स्ड असेट्स डेबिट टू बैंक 50 लाख। नरेशन बीइंग फिक्स्ड असेट्स परचेज्ड। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट ने आपको 10 लाख रुपए की बेटा ग्रांट दी है फिक्स्ड असेट्स को खरीदने के लिए। तो ग्रांट मिली है ना, बैंक डेबिट टू। ऑल्टरनेटिव 1 में फिक्स्ड असेट की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर देंगे बाय द अमाउंट ऑफ ग्रांट। तो हमने फिक्स्ड असेट की कॉस्ट को 10 लाख से बेटा रिड्यूस कर दिया। नरेशन बीइंग
ग्रांट रिसीव्ड। चलो अब एक काम करते हैं, अब हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड असेट्स पे डेप्रिसिएशन। मुझे डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री बताओ बेटा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट। चलो वर्किंग नोट बना लें यहां पर। देखो डेप्रिसिएशन फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। मुझे बताओ कॉस्ट वैसे 50 लाख थी, लेकिन 10 लाख की जो ग्रांट थी उसने कॉस्ट को बेटा क्या कर दिया, कम। तो 40 लाख की कॉस्ट रह गई माइनस स्क्रैप वैल्यू। क्वेश्चन पढ़ के बताओ बेटा। स्क्रैप वैल्यू है 5 लाख रुपए और लाइफ 5 साल। तो स्क्रैप 5 लाख रुपए और यूजफुल लाइफ 5 साल। तो 40 लाख की कॉस्ट माइनस 5 लाख का डेप डिवाइड बाय 5, 7 लाख पर एनम का डेप। 7 लाख पर एनम का डेप्रिसिएशन आ गया। डेप्रिसिएशन सबका। चलो तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट 7 लाख। नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड असेट्स। और बेटा ये डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली पीएल में ट्रांसफर हो जाता है। तो पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 7 लाख बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लो बेटा ये आपके डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट हो गया। तो मेरा फर्स्ट ईयर का ट्रीटमेंट तो हो गया मेरे ख्याल से सारा, है ना। फर्स्ट ईयर का ट्रीटमेंट हो गया, रिफंड का केस नहीं है अभी। चलो अब हम करते हैं सेकेंड ईयर का। बेटा सेकेंड ईयर में पहली 2 एंट्रियां तो नहीं होनी ना, फिक्स्ड असेट खरीदने की और ग्रांट मिलने की, ये 2 एंट्री तो नहीं होनी। सीधे कौन सी एंट्री हो जाएगी, डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट। रिफंड नहीं है तो अमाउंट ऑफ डेप्ट तो सेम रहेगा ना, एसएलएम मेथड है। हाँ अगर रिफंड होता तो चेंज आता, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड असेट्स। और ये डेप्रिसिएशन बेटा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पीएल में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 7 लाख बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लो बेटा ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो 2 साल की जर्नल एंट्रीज देनी थी आपको, कॉपी कर लो बेटा। ये हमारा कौन सा ऑल्टरनेटिव था, ऑल्टरनेटिव 1। कर लिया बेटा क्वेश्चन, सिंपल सा था। चलो अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ जरा। देखो Z लिमिटेड परचेज्ड अ फिक्स्ड असेट फॉर 50 लाख, यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है, सैल्वेज वैल्यू 5 लाख है। क्वेश्चन सेम है। ऑन परचेज ऑफ असेट्स गवर्नमेंट ग्रांटेड इट अ ग्रांट ऑफ 10 लाख। ग्रांट 10 लाख की है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर फर्स्ट 2 इयर्स। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस ग्रांट अमाउंट इज ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। मतलब
अब आपको ये क्वेश्चन करना है ऑल्टरनेटिव 2 से। चलो आ जाओ बेटा, ऑल्टरनेटिव 2 से करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन सेम है, हेडिंग लिखो जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट ईयर, ठीक है। चलो बेटा करना शुरू करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हमने फिक्स्ड असेट क्या करा था, परचेज। तो फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का बेटा, 50 लाख का। लो, फर्स्ट एंट्री बन गई, बीइंग फिक्स्ड असेट्स परचेज्ड, ठीक है। अब बताओ बेटा, गवर्नमेंट से हमें क्या मिली थी, ग्रांट। ऑल्टरनेटिव 2 फॉलो कर रहे हैं। ग्रांट मिलने की एंट्री ऑल्टरनेटिव 2 में, बैंक डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। कितने की ग्रांट मिली थी बेटा, 10 लाख रुपए की। बीइंग ग्रांट रिसीव्ड, बीइंग ग्रांट रिसीव्ड। लो बेटा, अब मुझे बताना ध्यान से। अब क्या निकालते हैं, डेप्रिसिएशन। आओ वर्किंग नोट बनाओ, डेप्रिसिएशन। बताओ कि फिक्स्ड असेट्स की कॉस्ट क्या है बेटा, 50 लाख। कम तो नहीं होगी। स्क्रैप वैल्यू 5 लाख, यूजफुल लाइफ 5 इयर्स, तो 9 लाख पर एनम का डेप्रिसिएशन आता है। चलो डेप्रिसिएशन लगाओ बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट, कितने का डेप्रिसिएशन, 9 लाख का। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड असेट्स, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड असेट्स। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन फिर कहां जाता है, पीएल में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना, 9 लाख। नरेशन, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस अब मेरी एक बात सुनना बेटा, याद करो ऑल्टरनेटिव 2 में बेटा एक एंट्री और होगी, और वो क्या है, इस डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को आप इनकम रिकॉग्नाइज करोगे बेटा। इनकम ही तो है, बस ये इनकम आपको रिकॉग्नाइज करनी है ओवर अ पीरियड ऑफ, क्या लाइफ थी, 5 साल। तो इस इनकम को रिकॉग्नाइज करना है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो 10 लाख को रिकॉग्नाइज करोगे एज इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, मतलब हर साल 2 लाख रुपए आपको रिकॉग्नाइज करने हैं एज इनकम। तो इनकम रिकॉग्नाइज करने की एंट्री, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट 2 लाख, कहां जाएगा बेटा, पीएल में, 2 लाख। बीइंग डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट recognized एज इनकम। लो बेटा, ये हो गई 5 एंट्रीज फर्स्ट ईयर की। तो नेट इफेक्ट देख रहे हो आप बेटा, नेट इफेक्ट 9 लाख पीएल में डेबिट हुआ, 2 लाख पीएल में क्रेडिट हुआ, तो नेट इफेक्ट वही आ गया 7 लाख रुपए का जो ऑल्टरनेटिव 1 में आया था। चलो ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का। अब आ जाओ बच्चे सेकेंड ईयर पे। फर्स्ट पॉइंट,
अच्छा, सेकंड ईयर में पहली दो एंट्री तो नहीं होनी है ना, फिक्स्ड एसेट खरीदने की और ग्रांट मिलने की, सीधे थर्ड एंट्री करें, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। कितने का डेप्रिसिएशन है? 9 लाख का। नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। अच्छा, अब पीएल में ट्रांसफर करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 9 लाख। नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बेटा। और लास्ट एंट्री बता दो बेटा कौन सी होनी है। बेटा लास्ट एंट्री होनी है, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को आप रिकॉग्नाइज करोगे एज इनकम। कितना? हर साल करना था ना 2 लाख, तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू पीएल 2 लाख बीइंग डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट treated as income। being deferred government grant treated as income। लो बेटा, ये आपके 2 साल का ट्रीटमेंट हो गया। ऑल्टरनेटिव 1 भी कवर कर लिया, ऑल्टरनेटिव 2 भी कवर कर लिया। कॉपी करो बेटा। ट्रीटमेंट क्लियर हुआ बेटा ऑल्टरनेटिव 1 और 2 में? चलो, बाकी बेटा दो छोटे छोटे क्वेश्चंस और कर लेते हैं आज। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3, S Limited has received a grant of 8 crores from the government for setting up a factory in a backward area. So this is a grant which is in the nature of promoters contribution। गवर्नमेंट बिजनेस शुरू करने में मदद कर रही है आपकी, यानी बेटा इट इज एक्टिंग लाइक अ प्रमोटर फॉर योर बिजनेस। ठीक है। कहां जाती है बेटा? कैपिटल रिजर्व में। Out of this grant, company distributed 2 crores as dividend। कंपनी ने 8 करोड़ की जो ग्रांट मिली थी उसमें से 2 करोड़ शेयर होल्डर्स में बांट दिया एज डिविडेंड। अच्छा, ऑल्सो एस लिमिटेड रिसीव्ड लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट। लैंड मिला है आपको गवर्नमेंट से, मतलब नॉन मॉनेटरी ग्रांट है from state government, but it has not recorded it at all in the books of the company as no money has been spent। In the light of AS12, examine whether treatment of both grants is correct। सुनो बेटा, मुझे ना बेटा एक बात का जवाब दो, कितने तरह की ग्रांट्स इस क्वेश्चन में बेटा हैं? बेटा 2 तरह की ग्रांट्स हैं। एक तो आपको मिली है ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, तो पहले हम उसके बारे में लिख देते हैं। AS12 क्या कहता है? ग्रांट्स इन नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा। क्या कहता है आपका AS12? बेटा AS12 कहता है ग्रांट्स विच आर इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन आर कैपिटल इन नेचर एंड देयरफॉर दे आर टू बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो लिखो, क्या कहता है आपका? एज पर AS12 such grants are capital grants। Such grants are capital grants and are therefore
credited to capital reserve and therefore they are credited to capital reserve. याद रखना बेटा, such grants can be utilized, can be utilized only for the purpose, can be utilized only for the purpose for which they are received. याद रखना, इन ग्रांट्स को आप उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो जिस पर्पस के लिए ये मिली है। ये तो हो गई ग्रांट्स इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं दूसरी ग्रांट जो आपको मिली है। कौन सी मिली है? नॉन मॉनेटरी ग्रांट। लिखो, दूसरी ग्रांट आपको कौन सी मिली है? नॉन मॉनेटरी ग्रांट। बताओगे बेटा इसके लिए AS12 क्या कहता है? नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स बट एट अ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मतलब बहुत छोटा सा अमाउंट, इनसिग्निफिकेंट। याद रखना, वो अमाउंट आपके बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए, वो इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो लिखो, एज पर AS12 such grants are to be such grants are to be recorded in books of accounts, are to be recorded in books of accounts but at a nominal value, मतलब बहुत insignificant amount but at a nominal value, that is at insignificant amount, that is at a insignificant amount। पक्का बताओ, बात समझ आई? ये बेटा AS12 कहता है दोनों ग्रांट्स के रिस्पेक्ट में। कॉपी करो, फिर हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। चलो करें। अब मुझे ना एक बात बताना, इन द अबव केस। चलो अब बात करते हैं इस केस में क्या हुआ है। बेटा इस केस में बताओ, गवर्नमेंट से कितने रुपए की ग्रांट मिली थी इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन? 8 करोड़ की। याद रखना बेटा, वो किस पर्पस के लिए मिली थी? फॉर सेटिंग अप ऑफ अ फैक्ट्री इन अ बैकवर्ड एरिया। तो याद रखना, ये ग्रांट सिर्फ बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए ही यूटिलाइज हो सकती थी। आपने उसमें से 2 करोड़ का क्या बांट दिया बेटा? डिविडेंड। मतलब जिस रीजन के लिए आपको ये ग्रांट दी गई थी, आपने उस रीजन को पूरा नहीं करा, जो कि गलत है। तो यहां पर लिखना, ग्रांट्स ऑफ ₹8 crore are in nature of promoters contribution, are in nature of promoters contribution. They can be utilized, they can be utilized only for the purpose, only for the purpose for which they are received। ठीक है, therefore distribution of rupees 2 crores
as dividend is incorrect. Is incorrect. लो बेटा, तो पहला ट्रीटमेंट जो कंपनी ने किया है वो तो हो गया बेटा इनकरेक्ट। अब दूसरा ट्रीटमेंट कंपनी ने गलत क्या किया, जो नॉन मॉनेटरी ग्रांट थी ना बेटा, कंपनी ने उसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करा, ये कह के कि हमें वो ग्रांट फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, मतलब हमने कोई पैसा थोड़ी ना दिया है। अब जब पैसा नहीं दिया तो रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है। एएस 12 क्या कहता है बेटा, एएस 12 कहता है नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स are to be recorded, are to be recorded in books of accounts। उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है एट अ नॉमिनल वैल्यू, करना है लेकिन बहुत ही नॉमिनल वैल्यू पे, एट अ नॉमिनल वैल्यू। तो देयरफॉर देयरफॉर कंपनीज कंटेंशन, देयरफॉर कंपनीज कंटेंशन of not recording, of not recording such grants is incorrect। इसलिए बेटा कंपनी का जो कंटेंशन है वो बेटा क्या है, इनकरेक्ट है। तो बेसिकली दोनों ट्रीटमेंट जो कंपनी ने करे हैं बेटा, दोनों ट्रीटमेंट ही आपके इनकरेक्ट ट्रीटमेंट हैं। लो बेटा कॉपी करो। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटे। मेरे ख्याल से पूरा ट्रीटमेंट बेटा क्लियर हुआ, कॉपी कर लो। चलो बच्चे बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।